नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 17 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये न्यूज़ एडिटोरियल। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो हमारा जो एडिटोरियल्स है, यानी जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहा भी कचरा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ। ये है क्या, अभी जो पिछले कुछ ही दिनों में क्या था, तो एनजीटी थी, जो हमारी जो जिसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसने क्या किया था, भी जो राजस्थान था उसके ऊपर उसने यानी जो कचरे का सही से प्रबंधन न करने के संबंध में उन्होंने क्या लगाया था, उस पर जुर्माना लगाया था। कितना जुर्माना लगाया था उसके ऊपर उन्होंने 3,000 करोड़ का। ठीक है, किस पर? राजस्थान के ऊपर भी आप अच्छे से कचरे का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो भी कचरे से संबंधित जो गंदा पानी है वह जो हमारे जो नाले का पानी है या जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वह नहरों में या नदियों में बहा रहे हैं, उससे संबंधित भी सरकार अच्छे कदम नहीं उठा रही है, उन पर कड़े कानून नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से उस पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा ही जुर्माना कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार पर कितना लगाया गया था? 12,000 करोड़ रुपए का लगाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया भी इसी प्रकार के जो कचरा प्रबंधन की निकामी के लिए यानी जो 3,500 करोड़ रुपए किस पे लगाए, किसके जुर्माना लगाया था, ये हमारा लगाया था पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया था। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार थी, उस पर भी 120 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वह क्या नहीं कर रही हैं, अभी जो कचरे का प्रबंधन है यानी जो पर्यावरण से इसमें जो कचरा फैलाते हैं उस पर कड़े कानून नहीं अपना रही है, जिसकी वजह से एनजीटी को इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या भी प्रदूषण की रोकथाम करने वाले विभाग वह दायित्वों का सही तरह से पालन या निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं। चाहे राज्य सरकार नहीं कर रही है, वह भी जो प्रदूषण से संबंधित जो विभाग बनाए गए हैं वह भी अपना कार्य अब पूरी निष्ठा से नहीं कर पा रहे हैं। और यह एक जगह नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जो पूरे देश के अंदर ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये राज्यों के अंदर नहीं, जो हमारी जो दिल्ली यानी राजधानी है उसके अंदर भी ऐसे न ऐसे विश्लेषण देखे जा सकते हैं। हम देखते हैं तो दिल्ली के अंदर जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जाते हैं उनका भी अच्छे से निपटारा नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी पे भी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है, भी आप इन कचरे का प्रबंधन करें। साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो यमुना नदी है उसके अंदर भी जो दिल्ली से जो कचरा है वह कितनी मात्रा में कितनी दूषित हो चुकी है हमारी दिल्ली की जो यमुना नहर है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है जो यही देखा भी विषाक्त पानी इसके अंदर छोड़ा जाता है, तो उससे क्या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वह बढ़ती जा रही है, और इन्हीं के मामले में इन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और आगे इसके अंदर कहा भी जो इस प्रकार की जो जिम्मेवारियां हैं या कचरा न फैलाने की, यह केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है, इनको आम नागरिक को भी इसके अंदर भागीदार होना पड़ेगा, तब जाकर हम कचरे जैसी स्थिति से निजात पा सकते हैं। ठीक है, अगले जो इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसके बारे में। इसकी स्थापना कब? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, किसके तहत? अधिक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत 2010 के तहत। तो ये कौन सी यानी बॉडी होगी? यह हमारी एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी यानी संवैधानिक निकाय होगी। एनजीटी की स्थापना भारत में विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश था। ठीक है, और विकासशील की बात करें तो उसमें पहला देश था। ठीक है, और इसमें इसके पहले कितने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ही ऐसे देश थे जिन्होंने जो एनजीटी जैसी संस्थाओं का निर्माण किया था। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तय का भी पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनका तेजी से क्या किया जा सके, निपटारा किया जा सके, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों का बोझ भी कम हो सके। एनजीटी का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो यानी मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, जबकि इसके अन्य 4 जो कार्यालय भी है कहाँ पे है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार जो एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधित मुद्दों का वह 6 महीनों के अंदर निपटारा करे। ठीक है, यानी ज़्यादा लंबे समय जैसे कोर्ट में काफ़ी फैसले हैं वो काफ़ी सालों साल तक चलते रहते हैं, जबकि एनजीटी के अंदर कहा भी आपके अंदर अगर कोई फैसला आता है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको उसका निपटारा करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेष इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ने 65 वर्ष की आयु इनकी वर्ष की यानी इनकी जो नियुक्ति की आयु होगी वह 65 वर्ष की इनकी आयु होगी, और कार्यकाल कितना होता है इनका? 3 वर्ष का। ठीक है, और अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो वह कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जा सकता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या
मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है या प्रधानमंत्री द्वारा जी की जाती है, तो इस प्रकार की जो आपसे इसको उलझाया जा सकता है। अगला कहते हैं न्याय और विशेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयनित समिति बनाई जाती है और वह क्या करती है, उनके सदस्यों की नियुक्ति करती है। और ये आवश्यक प्राधिकरण में कम से कम 10 से और अधिकतम पूर्णकालीन सदस्य एक विशेषज्ञ सदस्य, यानी इसमें कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें कहा था, जो ये आर्टिकल हम काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि जो गुलामी के जो प्रतीक हैं उससे हमें निजात पाना है। यानी जो हमारे जो पहले के जो ब्रिटिश काल के चाहे मुगल काल के जो प्रतीक थे, जिसे हम आज भी प्रयोग में कर रहे हैं, तो उनको दिनों दिन क्या करें, हमें नष्ट करना है या उनको ख़त्म करके हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो हमारी जो देसी भावना है या स्वदेशी भावना है, उसको हमें क्या करना है, विकसित करना है। इसी में इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो कुछ समय पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था, तो वह भी कहीं ना कहीं स्वदेशीकरण का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, जिसको बनाया गया था जो महाराजा जो जॉर्ज पंचम थे, उनके स्वागत के तौर पर इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में जो बात क्या है, जो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जो INS विक्रांत है, उसका जो ध्वज था उस पर भी ब्रिटिश का एक लोगो था, जिसको हटाकर अभी जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी जी थे उनका एक लोगो या प्रतीक उनका लगा दिया गया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी एक इसके अंदर का भी 26 जनवरी को जो जो बीडिंग स्ट्रीट कार्यक्रम होता है, यानी जो राष्ट्रीय भवन के अंदर एक प्रकार का जो यानी जिस प्रकार का म्यूजिक बजता है उसके हिसाब से परेड होती है, तो उसके अंदर जो ब्रिटिश म्यूजिक था उसको निकाल करके अभी क्या है, भी भारतीय म्यूजिक को उसके अंदर स्थापित किया गया। आगे इसमें कहा भी अगर इस प्रकार के हम करेंगे तो आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हैं उसको जो स्वाभिमानता की या जो हम कह सकते हैं जो हमारी जो गुलामी की जो मानसिकता है उसको हम निजात पाकर एक पूर्ण संवैधानिक यानी जो क्या है सब हम कह सकते हैं पूर्ण आज़ादी वाला देश उनको हम दे पाएंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है ये दैनिक जागरण से संबंधित है और ऐसा ही आर्टिकल एक द हिंदू के अंदर आया है। देखो इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है भी जो डिप्रेशन से संबंधित इस आर्टिकल को रखा गया है, और जबकि जो दूसरा आर्टिकल द हिंदू के अंदर है उसके अंदर जो हमारी मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं द कंसर्न ऑफ द डिक्लाइन फर्टिलिटी में भी, यानी कैसे इसमें कहा गया जो मातृ मृत्यु दर है वह कम हो रही है। तो यह आर्टिकल कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच है। इसके अंदर जब दैनिक जागरण बड़ा आर्टिकल है तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिए गए, अकेलेपन यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है भी कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वह कम होती जा रही है और लोग परिवार में रहना कम पसंद कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है वह यानी जो हमारी जो शादी जैसी स्थिति यानी सिचुएशन है या शादी करने के प्रति इच्छुक नहीं है, तो इससे क्या होगा, वह एक तो संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहने की वजह से उनमें डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती जा रही है। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिए गए, जैसे जापान का एग्जाम्पल लिया गया, ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया गया है, और कहीं ना कहीं जो वह आर्टिकल है उसमें भी ये बात कहा गया जो मातृ मृत्यु दर है वह जिस प्रकार से कम होती है तो उसका समाज पर यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लगभग आर्टिकल कैसे हैं भी दोनों एक दूसरे से लिंकित हैं, क्योंकि वहाँ से भी अगर बच्चे कम पैदा होंगे या मातृ मृत्यु दर जैसे कम होती जा रही है जिसकी वजह से क्यों महिलाएं जागरूक हो रही हैं, वह क्या करेगी, जो बच्चे हैं उनको कम पैदा करने की स्थिति में, जिससे जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो जो बच्चे होंगे उनमें अकेलेपन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों आर्टिकल एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंकिंग है। पहला इसके अंदर एग्जाम्पल जापान का दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। जापान में कुछ ऐसे कह रहे हैं भी जापान के अंदर कुछ ऐसे समाचार सुनने को आ रहे हैं भी लोग हैं वो अकेलेपन के कारण, ठीक है, भी अकेलेपन के से ग्रसित है क्योंकि वह विवाह जैसी स्थिति में बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगला इसके अंदर ब्रिटेन के अंदर एग्जाम्पल दिया गया। ब्रिटेन में कहा भी 90 लाख के आसपास लोग अकेलेपन की समस्या से यानी डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित है, और वह किसकी वजह से, कहीं ना कहीं क्या है भी लोग एक से इकट्ठा संयुक्त परिवार रहने का इच्छुक नहीं है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा है भी जो संयुक्त परिवार नहीं रहने की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा है वह कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है या जो व्यवसायिक दर्जा है या वर्ग है उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर संयुक्त परिवार में होगा तो ज़रूरत यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह कम यूज़ होनी होगी, यानी जैसे एक टीवी है, एक कार है, या किसी तरह की एक संयुक्त परिवार में एक चीज़ से हम क्या कह सकते हैं भी एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जैसे जैसे परिवार अलग होते हैं तो ज़रूरत भी उससे क्या है बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, तो व्यवसायिक वर्ग है उसको क्या होगा, फायदा होगा संयुक्त परिवार नहीं होने की वजह से। मगर इसकी वजह से हमें नुकसान क्या होता है भी कि व्यवसायिक परिवार में लोग कम होते हैं और सारे के सारे कामकाजी लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चे हैं वे डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है।
ठीक है। साथ ही साथ इसमें आगे कहा है जो संयुक्त राष्ट्र है वह भी क्या है अभी ना यानी इस प्रकार के कदम उठा रहा है ताकि हम जो जैसे संयुक्त परिवार दिवस मना रहा है, ठीक है, तो या इस प्रकार के जो यानी जागरूकता पैदा करने के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इकट्ठा रखा जा सके और अकेलेपन जैसी यानी डिप्रेशन जैसी स्थिति है उसको कम किया जा सके। ठीक है। आगे इसमें कहा भी जो जापान में लगभग अकेलेपन से ग्रसित युवा बड़ी समस्या से आत्महत्या भी कर रहे हैं। अब जापान की बात नहीं, कहीं भी आ ले सकते हैं भी, जहाँ पर अकेलेपन की बात आती है तो हमें डिप्रेशन के कारण आत्महत्या जैसी सिचुएशन भी हमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी के अंदर कहा भी जो मोबाइल है उससे क्या होते हैं, हम बाहरी लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। जो बाहरी लोगों से संपर्क के कारण भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं भी डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं, क्योंकि जो बाहरी लोग कहीं ना कहीं हम उनके पूर्णतः हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमसे बात करते हैं और बाद में वह हमसे बात करना बंद कर देते हैं। इसी में अंदर एक बात का आगे इसके अंदर कहा भारत अकेलेपन की लोगों को संख्या में 6% बताई गई है, यानी भारत के अंदर जो प्रतिशत है वह 6% लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से संबंधित। इसमें से कई जैसे जापान है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देश भी इस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो लगभग इस आर्टिकल में यही बात की गई कि जो अकेलापन है यानी जो जनसंख्या कम होने की वजह से अकेलापन बढ़ता है और जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगला जो आर्टिकल हमारा जो हमने देखा था वो जो दैनिक द हिंदू से था, जिसमें क्या था जो मातृ मृत्यु दर कम हो रही है, यानी जो महिलाएं जिस प्रकार से यानी जागरूक हो रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भी जो मातृ मृत्यु दर तो कम हो रही है मगर जो जरूरत से हिसाब से जनसंख्या भी कम हो रही है। यानी जिस तरह हमारी मातृ मृत्यु दर कम होगी तो वह यानी जो महिलाएं होगी वह जो बच्चे होंगे उनको कम पैदा करेंगी, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा ही यानी हम कह सकते हैं भी जैसे वन साइड पॉलिसी चाइना की थी, तो उस हिसाब से जैसे भारत में भी वन साइड पॉलिसी होगी तो उससे क्या होगा विदेश में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनसंख्या क्या होगी वह निरंतर रूप से कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो हम कह सकते हैं मानव पूंजी का जो हमारे पास बहुत ही मात्रा में कमी होगी, जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, रिसेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। इसी आर्टिकल के अंदर इसमें शुरू में कहा भी ये जो मात्रा में रहता है वह जरूरत से ज़्यादा क्या होगा भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, भारत के मगर भारत के अंदर तो भारत में मातृ मृत्यु दर भी कम करना है। अभी हम कहते हैं जो मातृ मृत्यु दर है हमें क्या करना है, भी कम करना है, मगर किस हिसाब से कम करना है वह भी हमें एक नियमित तौर पर इसका निगरानी करने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे जनसंख्या भी बढ़ रही है। क्या अभी मातृ मृत्यु दर जैसे कम हो रही है तो इससे क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि मातृ मृत्यु दर कम हो रही है, जैसे 3 बच्चे देख लेते क्या कहते हैं जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हमारी जो 2021 की जो प्रजनन दर है वह कितनी होनी चाहिए, जो कितनी है गिर कर कितनी 2.0 हो गई है, जो कि हमने जो निर्धारित हमने जो लक्ष्य रखा है जो हमारी कुल मातृत्व दर है उसका हमने लक्ष्य रखा था 2.1 का, वह भी अब 2.0 होने की वजह से यानी हमारा जो लक्ष्य है वह भी क्या हो गया, कम हो गया है। आज़ादी के समय भारत की प्रजनन दर कितनी थी, 6% थी, और इसे 5% पहुंचने में कितने 25 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और जबकि हमने तो 1992 के अंदर पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, मगर आज के समय में देखें तो कितनी हो चुकी है 2.0 हो गई, जबकि हमने लक्ष्य रखा था 2.1 का। ठीक है, इसके बाद में कहा जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें कहा भी केवल 5 राज्य ही ऐसे हैं जिनकी जो मातृ मृत्यु दर है यानी वह कितनी है, जो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं एक प्रकार का प्रतिस्थापन जो हमारी जो जनसंख्या है यानी यानी जितने व्यक्ति की मृत्यु होती है उस पर उतने ही व्यक्ति की जन्म होता है, तो वह 5 राज्य ऐसे हैं जिन पर कुछ जो हमारा लक्ष्य है उससे अधिक है। कौन कौन से, एक नंबर 1 पर बिहार है जिसमें अगर कह सकते हैं 3 है, यानी 3 लोगों की अगर मृत्यु होती है तो 3 लोगों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, फिर मेघालय है 2.9, फिर उत्तर प्रदेश है 2.4 और फिर झारखंड है 2.3 और फिर मणिपुर है 2.2। तो यही डाटा ऐसे हैं भी जिसके अंदर इनके अंदर एक संतुष्टिजनक हम कह सकते हैं जो हमने लक्ष्य रखा था उनसे ऊपर है, बाकी राज्य हैं उसके अंदर क्या है जो हमने जो लक्ष्य रखा था प्रतिस्थापन दर का, ठीक है, तो वह क्या हो रहा है निरंतर क्या होता है, कम होता जा रहा है, जिससे क्या होगा भी आने वाले समय में हमें जापान जैसी या चीन जैसी इस प्रकार की जो यानी समस्या है इनसे ग्रसित होने को देखी जा सकती है। ठीक है, तो यही आर्टिकल था जिसमें कहा गया था भी जैसे जैसे जनसंख्या कम होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा भी जिसकी वजह से क्या होगा भी देश को नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम कह सकते हैं भी जनसंख्या कम होने की वजह से हमें अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी,
जो हमारे जो संसाधन है उसका हम अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के हम और कह सकते हैं जो हमारे पास संपत्ति होगी वह भी अधिक होगी, यानी वेल्थ भी हमारे पास धन है वह भी काफ़ी अधिक होगा, मगर एक समय के बाद हमें इससे क्या होगा, नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही था ये आर्टिकल, लगभग हमने इसको डिस्कशन कर लिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।